डायनासोरों ने हमारी धरती पर करीब 160 मिलियन सालों तक राज किया। ऐसा लग रहा था कि ये स्पीसीज धरती की सबसे डोमिनेंट स्पीसीज रहने वाली है, पर एक दिन उनकी ये दुनिया माउंट एवरेस्ट जितने बड़े एक पत्थर ने तबाह कर दी, जो सीधा अंतरिक्ष से आकर गिरा था। आज मैं आपको इन्हीं रेप्टाइल्स की स्टोरी सुनाऊंगा और हम देखेंगे कि आपदा का वो मंजर कैसा था जिसमें इनकी कहानी का अंत हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। करीब 66 मिलियन साल पहले की बात है। क्रिटेशियस पीरियड का अभी अभी अंत हुआ था, जो कि मीसोजोइक एरा की कैटेगरी में आता है। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट्स एक दूसरे से अलग अलग होकर इधर उधर बिखरने लगे थे। पेंजिया बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसके टुकड़ों से आज बहुत सारे देशों का जन्म हुआ है। उस वक्त में जब ये कॉन्टिनेंट बिखर कर अलग होने लगा, तो ये ऑलमोस्ट आज के वर्ल्ड की जैसी शक्ल लेने लगा। क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक साउथ और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से अलग हो गए थे। उस वक्त जिस शेप में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड और अफ्रीका थे, उसी शेप में वो आज भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल उसी वक्त में यूरोप और एशिया के आउटलाइंस बनना शुरू हुए थे। साइबेरिया, मंगोलिया और एंडेस के माउंटेन रेंजेज धीरे धीरे उभर कर बाहर निकल रहे थे। क्रिटेशियस पीरियड करीब 79 मिलियन सालों तक चला था। इसके साथ ही ये मीसोजोइक एरा का सबसे बड़ा पीरियड था। हमारी धरती का क्लाइमेट इन 79 मिलियन सालों में कई बार बदला था और इस पीरियड के अंत तक यही क्लाइमेट काफी ज्यादा ठंडा था। पृथ्वी के दोनों पोल्स पर आइस कैप्स बनने लगे थे और सर्दियों का मौसम और ज्यादा घातक हो गया था। बहुत सी जगहों पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया था। वहीं अलास्का जैसी जगह में यही टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया था। लेकिन अगर उस दुनिया को आज की दुनिया से कंपेयर करें तो वो तब ज्यादा गर्म था। कॉन्टिनेंट के सरफेस पर हरियाली छाई हुई थी। इसी पीरियड के दौरान फ्लावरिंग प्लांट्स का भी जन्म हुआ था। कॉनिफर्स, गिनको और ऐसे ही दूसरे पेड़ जो पिछले एरा में बने थे, उन्होंने घने जंगलों को जन्म दे दिया था। इन पेड़ों द्वारा जो मिट्टी बन रही थी, वो सॉइल को और ज्यादा फर्टिलाइज बना रही थी, यानी कि दूसरे प्लांट्स के लिए यहाँ पैदा होना बेहद ही आसान हो गया था। जैसे जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स की आबादी बढ़ती गई, उस वक्त में मौजूद इंसेक्ट्स भी इवॉल्व होते गए। बटरफ्लाईज और बीज ने उड़ना शुरू कर दिया था और वे फ्लावर्स में मौजूद पोलेंस को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करने लगे थे। बीज वाले फ्रूट्स इन्हीं पोलेंस की मदद से अलग अलग जगहों पर पैदा होते हैं और इन्हें यहाँ वहाँ ले जाने का काम इन बटरफ्लाईज और बीज का ही होता है। इंसेक्ट्स की आबादी बढ़ने से पक्षियों को भी फायदा होने लगा था, क्योंकि उनके लिए भारी मात्रा में खाना मौजूद होने लगा था। इसी इन्वायरमेंट ने बहुत से हर्बीवोरस डायनासोरों को इवॉल्व करने का मौका दिया। उस वक्त में पृथ्वी की कंडीशन इतनी अच्छी थी कि बहुत से कार्निवोरस, अनगुलेट्स, इंसेक्टिवोरस और प्रिमेट्स की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी थी। सच कहूँ तो उस वक्त में ये जीव आज के बहुत से जानवरों के मुकाबले काफी छोटे हुआ करते थे। तब ज्यादातर मूसक और छोटे मैमल्स को ही देखा जा सकता था। हमें इस बात की जानकारी तब हुई जब खोजकर्ताओं को 20 सेंटीमीटर का एक फॉसिलाइज्ड एनिमल मिला। इसका नाम सबर टूथेड स्क्वेरल है। माना जाता है कि ये प्रजाति ज्यादातर इंसेक्ट्स ही खाया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में बड़े जीव नहीं थे। मेडागास्कर में हमें एक बड़े जीव का फॉसिल मिला था, जो कि एक हर्बीवोरस मैमल था। ये जानवर दिखने में भी बहुत अलग था। इसके सर के दोनों तरफ क्रेस्ट नाम की एक चीज थी, जो इसके सर को बचाए रखती थी। इसके साथ ही इस जीव की सूंघने की शक्ति भी कमाल की थी। इस प्रजाति के जानवरों को मरमोट कहा जाता है, जो रेडेंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन इनमें ही अगर असली जाइंट मैमल्स की बात करें तो रेपेनोमेम्स क्रिटेशियस पीरियड में काफी बड़े थे। इनकी बॉडी 1 मीटर तक लंबी थी और वजन 2 से 14 किलोग्राम तक पहुंच जाता था। आपकी इमेजिनेशन के लिए बता दूं कि ये जानवर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पाया जाने वाला तस्मेनियन डेविल्स जैसा दिखाई देता है। ये जानवर ऐसा प्रीडेटर था जो अभी अभी पैदा हुए डायनासोरों को भी खाता था, लेकिन इसके बावजूद भी डायनासोर्स एवोल्यूशन की सीढ़ी पर सबसे टॉप पर पहुंच गए। मीसोजोइक एरा की फूड चेन में वही सबसे ऊपर थे। बहुत सारे डायनासोरों की प्रजातियां कॉन्टिनेंट्स के हर भाग में मौजूद थीं और वो भी अलग अलग शेप और साइज में। इनमें सबसे छोटी प्रजाति का नाम था ओकुलुडेंटेविस खोंगुरेई। इस मिनी रेप्टाइल का सर केवल 14 मिलीमीटर्स बड़ा था। दुर्भाग्यवश वैज्ञानिकों को इस जीव के शरीर का बाकी हिस्सा नहीं मिला है।
लेकिन इसके सर के साइज को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आज के जमाने की हमिंग बर्ड जितना बड़ा था। बहुत से रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलेमोसोरस नाम का डायनासोर सबसे बड़ा डायनासोर था। ये जानवर 29 मीटर लंबा था और इसका वजन 38 टन तक था। केवल इसकी पूंछ की बात करें तो ये 12 मीटर तक लंबी थी। अब हम उस दौर में पहुंच जाते हैं जब एस्ट्रॉयड इन जानवरों पर गिरने वाला था। एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के करीब 5 घंटे पहले सभी जानवर, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, अपने नॉर्मल जीवन को उसी नॉर्मल रूटीन के साथ जी रहे थे। 50 एलेमोसोरस का एक ग्रुप युकेटन पेनिनसुला में मजे से खाना खा रहा था। अगर अभी तक आपने अंदाजा नहीं लगाया है तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रजाति पूरी तरह से हर्बीवोरस प्रजाति थी, जिसे हर दिन 1 टन तक का वेजिटेशन खाना पड़ता था। सिर्फ कुछ ही दिनों में ये जानवर एक बड़े जंगल के सारे पत्ते खा सकते थे। अब एक बार हम मंगोलिया और चाइना के टेरिटरी में आते हैं, जहाँ पर टर्बोसोरस नाम का एक बड़ा जीव रहा करता था। ये प्रजाति 14 मीटर लंबी हुआ करती थी और प्रेडेटर्स की लिस्ट में ये सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक हुआ करती थी। ये जानवर ज्यादातर पानी के किनारे शिकार किया करते थे, जहाँ पर छोटे जीव अक्सर पानी पीने आते थे। किसी भी दूसरे टर्बोसोरस की तरह ये प्रजाति भी 2 पैरों पर चलती थी। इसके हाथ बाकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटे हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने हाथों से अपने शिकार को पकड़ सकते थे या फिर पानी के अंदर मछलियों को पकड़ सकते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार था करीब 70 नुकीले और बड़े बड़े दांत। इन दांतों की लंबाई 85 मिलीमीटर तक होती थी। अब चाइना से हटकर नॉर्थ अमेरिका की तरफ आ जाते हैं, जहां पर पेचिसेफेलोसोरस नाम के डायनासोर रहा करते थे। ये 4.5 मीटर लंबे डायनासोर करीब 450 किलोग्राम तक के हुआ करते थे और तो और दिखने में भी ये बेहद खतरनाक और यूनिक लगते थे। इसका स्कल करीब 25 सेंटीमीटर मोटी हड्डी डोम से ढका हुआ था, जिसकी मदद से ये अपने प्रेडेटर्स पर हमला कर सकता था। इसके साथ ही इसके सर पर स्पाइक्स भी हुआ करते थे, जो इसे बेहद ही घातक बना देते थे। ये डायनासोर्स हर्बीवोरस थे और अपने छोटे और नुकीले दांतों से पत्तों और फलों को चबाया करते थे। लेकिन खोजकर्ताओं के एक स्टडी के मुताबिक इस जानवर ने अपनी डाइट में मीट को भी शामिल करके रखा हुआ था। इसके मेन शिकार एम्फीपेन्स, बिना शेल के एनिमल्स और छोटे मैमल्स हुआ करते थे। इसके अलावा ये अभी अभी पैदा हुए डायनासोरों को भी खाता था। इन डायनासोरों को समुद्र के पास रहना पसंद था, जहाँ पर बहुत से न्यूट्रिशियस बीज मौजूद थे। इसके अलावा पानी में वो बड़े बड़े मोलुस्क और लिजार्ड्स को भी खा सकते थे। वहीं अब आ जाते हैं वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पर एंकिलोसोरस की प्रजाति मजे से जंगल के अंदर अपना खाना चबा रही थी। ये रेप्टाइल बेहद ही एक्जोटिक दिखता था। इसका साइज एक राइनोसोरस या फिर एक बड़े एलिफेंट जितना बड़ा हुआ करता था। इस जानवर की पूरी बॉडी एक बोन आर्मर से ढकी हुई थी और इसकी पूंछ पर बिल्कुल एक गड्ढा जैसी चीज थी, जिसकी मदद से ये अपनी रक्षा करता था। इतना खतरनाक दिखने के बाद भी ये जानवर काफी सीधा साधा हुआ करता था। ये एक हर्बीवोरस जानवर था जो शांति से पूरे दिन घास चबाया करता था। अपनी खतरनाक पूंछ की मदद से वो दूसरे प्रेडेटर्स से अपनी जान बचाता था। नॉर्थ अमेरिका में केवल शांत स्वभाव के हर्बीवोरस जानवर ही नहीं पाए जाते थे, यहाँ पर बेहद ही खतरनाक मीट खाने वाले रेप्टाइल्स भी घूमा करते थे। जिस जगह पर एस्ट्रॉयड गिरने वाला था उसके कई 100 किलोमीटर दूर कार्नोटोरस और टीरेक्स जैसे प्रेडेटर्स रहा करते थे। कार्नोटोरस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे और ये अपने किसी भी शिकारी से आराम से बच सकते थे। वहीं टीरेक्स 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते थे। टीरेक्स के पास दूसरे किसी भी जानवर के मुकाबले अविश्वसनीय सूंघने की शक्ति थी और अगर इसकी नजर की बात करें तो वो आज के जमाने के बाज से भी ज्यादा तेज थी। टीरेक्स की नजर बाइनोकुलर हुआ करती थी। ये अपनी आंखों की मदद से अलग अलग डायरेक्शंस में देख सकता था। दोनों आंखों से आई हुई इंफॉर्मेशन को ये कंबाइन करके एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर देता था। इस टेक्निक से उसे एग्जैक्टली पता चल जाता था कि उसका शिकार कितनी दूर है। टीरेक्स अपने इलाके को अग्रेशन के साथ प्रोटेक्ट करता था और लगभग हर चलने फिरने वाले जीव को ये खा जाता था। ये अपनी प्रजाति के डायनासोरों को भी नहीं छोड़ता था। अगर एक टीरेक्स और एक कार्नोटोरस के बीच फाइट हो तो टीरेक्स बिना किसी मुश्किल के विजेता होगा। एक तरफ जहां टीरेक्स का वजन 6.8 टन तक था, वहीं दूसरी तरफ कार्नोटोरस का वजन 5 टन ही था। टीरेक्स का मसल मास भी काफी ज्यादा हुआ करता था। कार्नोटोरस के सर पर हॉर्न जैसे 2 आकार थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये टीरेक्स के सामने टिक नहीं सकता था।
इनके बीच बिल्कुल एक शेर और चीते की तरह रिलेशन था। खोजकर्ता अनुमान लगाते हैं कि टीरेक्स को हर दिन करीब 100 किलो मांस खाने की जरूरत थी। ये सभी डायनासोर रोज की तरह अपने जीवन को जी रहे थे। उनके लिए ये दिन बिल्कुल किसी आम दिन की तरह था। उन्हें नहीं पता था कि 10 मिनट के अंदर एक बड़ा एस्ट्रॉयड स्पेस से सीधा धरती पर गिरेगा और उनकी 75% आबादी को खत्म कर देगा। क्रिटेशियस पीरियड इसी पत्थर के साथ विलुप्त होने वाला था। साल 1980 में वैज्ञानिकों ने ये हाइपोथेसिस दी कि इसी बड़े एस्ट्रॉयड की वजह से पृथ्वी को ऐसी खतरनाक त्रासदी का सामना करना पड़ा था। उन्हें पृथ्वी के सरफेस पर बहुत सारी जगहों पर मिट्टी के ऐसे टुकड़े मिले जिनमें इरिडियम मौजूद था। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों को जितना इरिडियम मिला वो आज तक हमें पृथ्वी पर नेचुरल तरीके से नहीं मिला है, चाहे वो सरफेस के ऊपर की बात हो या फिर पृथ्वी के कई फीट अंदर की बात हो। इरिडियम एक बहुत ही ज्यादा रेयर सब्सटेंस है जो पृथ्वी पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स में इरिडियम भारी मात्रा में प्रेजेंट होता है। कई बार इरिडियम को स्पेस मेटल भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अपनी इसी खोज से अनुमान लगाया कि एक बड़े एस्ट्रॉयड ने इतने सारे इरिडियम को धरती पर लाया। इस डिस्कवरी के केवल 10 साल बाद ही वैज्ञानिकों के ग्रुप ने उस एग्जैक्ट जगह को खोज लिया जहां पर एस्ट्रॉयड गिरा था। करीब 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हमें युकेटन पेनिनसुला में मिला था। जब इस गड्ढे की एज का पता लगाया गया तब पता चला कि ये बिल्कुल डायनासोरों के समय से मैच कर रहा था और यहाँ पर भी भारी मात्रा में इरिडियम के सैंपल्स मिले। और आप जैसे जैसे इस क्रेटर से दूर जाते हैं हमें और ज्यादा कम मेटल मिलने लगता है। हाल ही में न्यू जर्सी में करीब 25,000 एनिमल फॉसिल्स मिले हैं और ये क्रिएचर्स क्रिटेशियस पीरियड के उसी आखिरी दिन मरे थे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें वैज्ञानिकों को मास एक्सटिंक्शन के होने का सबूत मिला है। अब हम उस आखिरी दिन में आ जाते हैं जब वो एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। एक 10 किलोमीटर का रॉक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस चुका था। इसका वजन कई ट्रिलियन टन था और ग्रेविटी उस पत्थर पर और ज्यादा जोर दे रही थी। इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो गई। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने पर इस पत्थर पर भारी फ्रिक्शन पड़ने लगा और इसका टेम्परेचर कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उस वक्त में केवल कुछ मिनटों के लिए ये ऑब्जेक्ट आसमान में सूरज से भी ज्यादा ब्राइट दिख रहा था। ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त में डायनासोरों ने अपना सर उठाकर इस बड़े एस्ट्रॉयड को जरूर देखा होगा, लेकिन उस लाइट की तरफ देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे इसी लाइट ने डायनासोरों की स्किन को जलाना शुरू कर दिया था। यहाँ वहाँ पर मौजूद पेड़ और पौधों में अचानक से आग लगने लगी। तभी अचानक कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ रुक गया। डायनासोर अपने आप को संभाल ही रहे थे कि अचानक कान फाड़ने वाली तेज बूम की आवाज होती है और 10 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास युकेटन पेनिनसुला में क्रैश हो जाता है। इस एस्ट्रॉयड के टकराने से जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो करीब 10 बिलियन हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब्स के बराबर थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एस्ट्रॉयड धरती को चीरकर करीब 20 किलोमीटर अंदर पृथ्वी की क्रस्ट में घुस गया। पृथ्वी बिल्कुल किसी मंदिर के घंटे की तरह बज उठी। इसके इम्पैक्ट की शक्ति और उसके साथ पैदा होने वाले साउंड वेव को आपको अंदाजा देने के लिए हाल ही में हुए क्रेकाटोआ वोल्केनिक एक्सप्लोजन की बात करते हैं। जब ये वोल्केनो फटा था तब करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद लोगों के कान के पर्दे फट गए थे। डायनासोरों को खत्म करने वाले एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट इससे मिलियन टाइम्स ज्यादा ताकतवर था। इन सभी चीजों के साथ जब इम्पैक्ट हुआ तब चारों तरफ शॉक वेव उत्पन्न होने लगे। ये साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रहे थे। ये शॉक वेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी वजह से डायनासोरों की चमड़ी निकलने लगी थी और बड़े बड़े डायनासोरों को ये हवा में दूर दूर तक उछाल कर फेंक रही थी। डायनासोरों के दृष्टिकोण से देखें तो उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई थी। एक तेज रोशनी आई और अगले ही सेकंड उनका खात्मा हो गया। कम से कम उन डायनासोरों को तो कुछ भी नहीं पता चला जो क्रेटर के आसपास रहते थे। एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से इतनी हीट निकली कि जानवरों की हड्डियां तक राख बन गईं। वैज्ञानिकों की माने तो जब एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तब पृथ्वी में मौजूद करीब 15 ट्रिलियन टन पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़कर यहाँ वहाँ बिखर गए। इनमें से बहुत से पत्थरों के टुकड़े तो इतने ऊपर चले गए कि सीधे स्पेस में ही पहुँच गए। वहीं लाखों दूसरे पत्थरों के टुकड़े हवा में कई हजार फीट ऊपर जाकर एक बार फिर से
धरती पर गिरने लगी थी। पत्थर बिल्कुल बारिश की तरह धरती पर गिर रहे थे। इस फिनोमिना को ग्लास रेन का नाम दिया गया। जो डायनासोर एस्टेरॉयड के इनिशियल इम्पैक्ट से बच गए थे, उन्हें इस ग्लास रेन ने तबाह कर दिया और उड़ने वाले डायनासोरों को भी इस इम्पैक्ट ने नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो उन डायनासोरों की बात हुई जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के करीब थे। बहुत से डायनासोर तो बहुत दूर दूर के इलाकों में बसे हुए थे, यहाँ तक कि कुछ तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी थे। लेकिन एस्टेरॉयड ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया था और एक के बाद एक त्रासदियां आने लगी। इम्पैक्ट की वजह से समुद्र में 100 मीटर तक की ऊंची सुनामी आ गई। आपकी तुलना के लिए मैं बता दूं कि साल 2011 में जो जापान में घातक सुनामी आई थी वो केवल 10 मीटर ऊंची थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें पूरा आइलैंड ऑलमोस्ट डूब गया था। तो एक बार सोचिए कि 100 मीटर ऊंची वेव ने जमीन पर रहने वाले जानवरों और दूसरी चीजों का क्या हासिल किया होगा। सुनामी ने फ्यूचर यूएसए की पूरी टेरिटरी को पानी में डुबा दिया। सुनामी के बाद अब अर्थक्वेक्स की बारी थी। चाइना और मंगोलिया में रहने वाले डायनासोर अब भी एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से 15,000 किलोमीटर दूर थे। दुनिया के दूसरे हिस्से में हुई इस तबाही के बारे में उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये महाप्रलय धीरे धीरे उनकी तरफ भी बढ़ रही थी। एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट ने एक साथ बहुत से भूकंपों को ट्रिगर कर दिया, जिनकी मेजरमेंट करीब 11.2 रेक्टर स्केल की थी। इस भूकंप से जो झटके महसूस किए गए वो आज तक के मॉडर्न अर्थक्वेक से 50 गुना ज्यादा ताकतवर थे। साल 1960 का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक भी 9.5 रेक्टर स्केल का था। पृथ्वी के इस कंपन से इसके सरफेस पर जितने भी ज्वालामुखी थे वो सब सक्रिय हो गए। वोल्केनो के फटने से करीब 70 बिलियन टन का मलबा जैसे पत्थर, राख और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ने लगे, जिसके बाद वो उतनी ही तेजी से वापस धरती पर गिरने लगे और इस वजह से टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया, जिससे सभी जंगलों में आग लग गई। धरती के चारों ओर बड़े बड़े धूल के बादल घिर रहे थे, जो उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जलाकर राख कर रहे थे। धूल की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के केवल 1.5 घंटे बाद ही पृथ्वी की लगभग सभी प्रजातियां खत्म हो गईं। बहुत से डायनासोर गुफाओं में जाकर बच गए थे, लेकिन ये गुफा भी उन्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाई। धीरे धीरे अचानक से बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम होने लगा और पृथ्वी पर एसिड रेन आने लगी। इम्पैक्ट की वजह से कई बिलियन टन के सल्फर कंपाउंड्स बादलों में पहुंच गए थे और अब सल्फ्यूरिक एसिड बनकर फिर से वो नीचे गिर रहे थे। इस बारिश ने मिट्टी और पानी को जहर बना दिया। ज्वालामुखियों के फटने की वजह से पृथ्वी के चारों ओर धूल और राख के बादल फैल गए, जिससे सूर्य की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन के वक्त भी रात जैसा घना अंधेरा था। टेम्परेचर अचानक से ही 28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया और इम्पैक्ट विंटर की शुरुआत हो गई। जिन डायनासोरों की किस्मत अच्छी थी और जो इन सभी चीजों से बच गए थे, उनके लिए धरती पूरी तरह से बदल गई थी। अब धरती अंधेरी, ठंडी और पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। डायनासोरों के लिए पृथ्वी पर बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था। हजारों जानवरों की तो भूख से ही मौत हो गई। माना जाता है कि कहीं दूर के इलाके में डायनासोरों के अंडे जमीन के अंदर गड़कर बच गए थे, लेकिन जब उनमें से बच्चे निकले तो उनके लिए इंतजार कर रही थी सुनसान और ठंडी दुनिया। ये आखिरी डायनासोर रहे होंगे जो पृथ्वी पर जिंदा थे और जिनकी बुरी तरह से अंत में मौत हो गई थी। डायनासोरों का राज ऑफिशियली खत्म हो गया था। इसके बाद सीनोजोइक एरा शुरू हुआ। कई 100 सालों के बाद धूल के बादल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से हटने लगे और सूर्य की रोशनी फाइनली सरफेस पर गिरने लगी। प्रकृति एक बार फिर से जिंदा होने लगी। पहले हॉर्सटेल और फर्न्स के पौधे पैदा हुए, जिसके बाद घास भी धीरे धीरे उगने लगी। दूसरे जानवर जिनके ऊपर डायनासोरों का राज था, अब वो इस नई दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हो गए। बहुत से छोटे मैमल्स अंडरग्राउंड होकर बचने में सफल हो गए थे। इन जीवों को एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की आदत हो गई थी। इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से ढाल लिया था कि बहुत कम खाना खाकर भी वो जिंदा रह सकते थे। मैमल्स का एवोल्यूशन इतना ज्यादा सफल रहा कि धीरे धीरे नई नई प्रजातियां इवॉल्व होने लगी और इवॉल्व होते होते उन्हीं में से एक हम इंसान भी हैं, जिनका आज इस पूरी धरती पर वर्चस्व है। ये कहना गलत नहीं होगा कि डायनासोरों का अंत हमें इवॉल्व होने के लिए वरदान साबित हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।